हेलो बच्चों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा कि इस वीडियो में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखें। ठीक है, बिल्कुल एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखें ये बात जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एग्ज़ाम में कॉपी में आपने क्या लिखा है ये बात बिल्कुल मायने रखती है, लेकिन उसके साथ ही साथ कॉपी को कैसे लिखा गया है ये बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो कॉपी होती है, जब वो चेक होती है तो उस समय क्या होता है कि कॉपी जितना ज़्यादा साफ़ सुथरी रहेगी, जितना ज़्यादा सही तरीके से लिखा गया रहेगा, एग्ज़ामिनर के ऊपर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और एग्ज़ामिनर के ऊपर अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो आपको नंबर देने वाला है उसके ऊपर अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपकी कॉपी का, तो डेफ़िनेटली आपके नंबर बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखें, ये आपके नंबर जो है लगभग 5% ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है? अगर आप कॉपी को गंदे तरीके से लिखते हैं, भले ही आप कॉपी में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी हैं, सही चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आप उसको सही मैनर में नहीं लिखते हैं, तो आपके जो नंबर हैं, वो कट सकते हैं, 5% तक कट सकते हैं। ठीक है? चूँकि एग्ज़ामिनर को अगर पढ़ने में आपके कंटेंट को परेशानी होती है, उसको प्रॉब्लम होती है और वो आप जो बताना चाहते हैं, वो समझ नहीं पाता है, तो उससे वो थोड़ा-सा इरिटेट होता है और आपके नंबर कटने के भी चांस काफ़ी रहते हैं। ठीक है? तो सभी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ामिनर जो है वो क्या चाहता है? एग्ज़ामिनर जो है वो क्या तो मैं एग्ज़ामिनर की एक सबसे बड़ी सच्चाई बता दूँ कि एग्ज़ामिनर जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करना चाहता है। ठीक है? एग्ज़ामिनर जो है वो ज़्यादा कॉपी चेक करना चाहता है। क्यों ज़्यादा कॉपी चेक करना चाहता है? क्योंकि उसे एक कॉपी का उसको पैसा मिलता है ना? जितनी ज़्यादा कॉपियाँ वो चेक करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये बात हमको समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम कॉपी को इस तरीके से लिखें कि एग्ज़ाम में जो कॉपी हो, जब एग्ज़ामिनर चेक करे तो वो कम से कम टाइम में चेक करे। अगर वो कम से कम टाइम में चेक कर पा रहा है और कॉपी में जो भी आप लिखे हैं वो बढ़िया तरीके से उसको समझ में आ रहा है, तो डेफ़िनेटली आपके नंबर जो हैं वो बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखना है, इसके पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये है कि हमेशा कॉपी को साफ लिखना है। ठीक है? कॉपी जो है हमारी साफ दिखनी चाहिए। साफ दिखने का मतलब क्या है? कॉपी अगर साफ दिखेगी तो फिर उसको चेक करने में भी आसानी होगी। साफ साफ कैसे दिख सकती है? मान लीजिए कि आप कुछ लिख रहे हैं और उसके बाद में कुछ गलत हो जाता है, तो आप उसको ज़्यादा इस तरीके से मत काटिए। उसको आप केवल एक लाइन में इस तरीके से काट सकते हैं। ठीक है? तो उससे क्या होगा कि वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। ठीक है? तो सबसे मेन बात जो है कॉपी हमारी साफ दिखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें कॉपी को बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है। ठीक है? हमें कॉपी को बहुत ज़्यादा सजाना नहीं है। सजाना नहीं है का मतलब ये है कि हमें उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? कॉपी को ज़्यादा सजाने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। यानी मतलब जब भी हम हेडिंग डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी का ध्यान रखेंगे। सिंपल रहेगा जितना ही ज़्यादा उतना ही अच्छी कॉपी मानी जाएगी। ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें जो है वो फिज़ूल का काम होगा। बेफिज़ूल क्यों होगा? क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा उसको सजाने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उस टाइम में आप कुछ दूसरा लिख सकते हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम जो हो वो उसमें टाइम की कमी ना आए। चूँकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें आपको लिखने का ही टाइम मिलता है। उसके आंसर्स लिखने के ही टाइम दिए जाते हैं, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता है। अगर आप बेफिज़ूल का काम करने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाएँगे। तो आपको सिंप्लिसिटी का ध्यान रखना है, ज़्यादा उसमें टाइम नहीं देना है। हाँ, ये है कि जो हेडिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको सही जगह पर लिखना है। अभी मैं उसको आपको एग्ज़ाम की कॉपी जिस तरीके से होती है, उस तरीके से करके आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपका लेआउट होना चाहिए, कहाँ पर हेडिंग डालना है, कहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, किस तरीके से क्या लिखना है, ठीक है? तो मेन बात ये है कि सजाना नहीं है उसको, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कलर का इस्तेमाल करना है या ये सब चीज़ें नहीं करना है। आपको बस सिंपल 2 से 3 पेन का यूज़ कर सकते हैं। है ना? हेडिंग डालने के लिए अलग पेन यूज़ कर लीजिए, अंडरलाइन करने के लिए अलग यूज़ कर लीजिए और एक सिंपल जो है सेंटेंस लिखने के लिए अलग पेन का यूज़ कर लीजिए, ठीक है? बाकी आपको बहुत ज़्यादा उसमें सजावट नहीं करनी है, इससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है और आपका पेपर जो है वो छूट सकता है, क्वेश्चन आपके बच सकते हैं, ठीक है?
तीसरी जो चीज़ जो है वो हमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हमें मिक्स अप नहीं करना है। मिक्स अप करने का मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे से सटे हुए ना हो, वो दूर दूर होने चाहिए, है ना। जितने भी क्वेश्चन हों वो दूर दूर होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा आपको दो क्वेश्चन जब भी हम लिखते हैं, दो आंसर लिखते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कहने का मतलब है वो अगर दूर दूर होंगे तो क्वेश्चन को चेक करने में आसानी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि अलग जो बड़े आंसर हों उसको अलग अलग लिखना है, ठीक है। जो बड़े आंसर होंगे, जितने भी बड़े आंसर वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें हमको लगभग आधे पेज से ज़्यादा का स्पेस इस्तेमाल होने वाला है, उसमें बड़े आंसर को अलग अलग लिखना है, ठीक है। सभी अलग अलग पेज में, ठीक है, अलग अलग पेज में लिखना है। उसको हमें एक पेज में नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास इस तरीके से कॉपी होगी, है ना। कॉपी जो होती है वो लॉन्ग होती है थोड़ा इस तरीके से, और मान लीजिए कि आपके पास जो है इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा क्वेश्चन है, और आप जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ हाफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पेज में लिखना होगा। आप दूसरे पेज में थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ तक मान लीजिए लिखते हैं, तो आप इस तरीके से इसको मत लिखिए। अगर आपको बड़ा आंसर लिखना है तो आप इसको क्या करेंगे कि मान लीजिए आप यहाँ तक क्वेश्चन लिख चुके हैं, दूसरा आंसर लिख चुके हैं, तो आप यहाँ से इतना जो पार्ट है उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर हेडिंग डालिए, ठीक है, उस क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर डालिए, और उसके बाद में पूरा पेज जो है वो आप इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप तो क्वेश्चन जो रहता है वो अलग अलग सेपरेटली दिखाई देता है और देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगभग एक पेज में आने वाला है, एक पेज से थोड़ा सा कम होने वाला है, तो आप उस क्वेश्चन को एकदम टॉप से लिखना शुरू कीजिए और उसको एक ही पेज में लिखिए, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं, छोटे छोटे आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि 4-5 लाइन में अगर हो जा रहा है आपका आंसर, तो आप इस तरीके से एक पेज में 2 आंसर जो है वो लिख सकते हैं। आप लेआउट सेट कर लीजिए कि मतलब आपको जो आंसर लिखने हैं वो एक पेज में 1 आएगा या एक पेज में 2 आएगा। अगर मान लीजिए आपका आंसर जो है वो एक पेज में 2 नहीं आ पाएगा, यानी मतलब 1.5 आ रहा है, तो आप 1.5 मत लिखिए। आप एक पेज में एक ही आंसर को लिखिए, दूसरे पेज में दूसरे आंसर को लिखिए, ठीक है। इसके लिए आपके पास कॉपी में पेज जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, पेज की कमी नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर आपके पास पेज है तो आप इतना ज़्यादा मतलब कंजस्टेड करके मत लिखिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक आंसर लिखे और यहाँ तक लिखे, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू कर रहे हैं, आधा आंसर यहाँ आधा आंसर यहाँ। इस तरीके से लिखने पर क्या होता है कि उसको देखने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। तो आपको बढ़िया तरीके से अगर लिखना है तो आप 1 पेज में 1 आंसर को ही लिखिए अगर बड़ा आंसर है, या फिर 1 पेज में 2 आंसर भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि वो आंसर छोटा होना चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए दोनों क्वेश्चन के बीच में, दोनों आंसर के बीच में, ठीक है। और अगर आपका लार्ज बड़ा दीर्घोत्तरीय वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप 1 पेज में 1 लिखिए, या फिर हो सकता है कि आपका आंसर और भी ज़्यादा बड़ा हो। तो अगर मान लीजिए आपका जो आंसर है वो 1 पेज से भी ज़्यादा है, 2 पेज में आ रहा है, 1.5 पेज में आ रहा है, तो आप कभी भी इस वाले साइड के पेज से लिखना स्टार्ट मत कीजिए। अगर आपका आंसर जो है वो 1.5 पेज में आने वाला है, 2 पेज में आने वाला है, तो आप इस पेज से लिखना शुरू मत कीजिए। आप इस पेज को छोड़ दीजिए। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत आप यहाँ इसमें लिखे हैं, तो आप इस पेज को छोड़ दीजिए और इसको पलट लीजिए, फिर इस तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को यहाँ से डालते हैं तो आपका जब यहाँ पर लिखा होता है फिर यहाँ पर लिखा होता है, उसको देखने में सही लगता है कि हाँ ये वाला आंसर यहाँ पर इतना लिखा गया है। अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं लास्ट वाले से, यहाँ से मान लीजिए आप क्वेश्चन को शुरू करते हैं आंसर को लिखना, और यहाँ से थोड़ा सा इधर लिखिए, फिर पेज को पलटे, उसके बाद दूसरे साइड में आप इसमें पूरा भर के लिख रहे हैं, तो ये होता है कि पूरा आंसर जो है एग्जामिनर के सामने एक बार में नहीं जाता है, ठीक है। आप ऐसे लिखिए कि पूरा आंसर जो है एग्जामिनर के सामने एक बार में ही पहुंच जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा आंसर है, तो आप इस तरीके से इस पेज में लिखेंगे और इस पेज में, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है बच जाए पेज, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर आंसर को लिखते हैं तो ये जो होता है देखने में ज़्यादा सही लगता है, और इससे क्या होता है चेक करने में भी बढ़िया रहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन को जो है वो साफ लिखना है,
सजाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और क्वेश्चन जो है वो दूर दूर लिखना है। 2 क्वेश्चन के बीच में स्पेस जरूर रखना है ताकि सेपरेटली पता चले कि वो दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है। और अगर बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसको हर अलग अलग पेज में ही उसको लिखना है। ऐसा नहीं है कि 1 पेज में ही उसको कंजेस्टेड करके लिख दो है, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो देखने में सही नहीं लगता है। तो 1 पेज में डबल आंसर तभी लिखना है जब वो जो आंसर हो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो, यानी मतलब 4 to 5 लाइन में अगर आंसर जो है आ जा रहा है तो एक पेज में आप डबल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि बीच में दोनों आंसर के बीच में गैप भी मिल जाएगा, तो इससे वो देखने में भी सही लगेगा। और अगर आप हिंदी या इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें लेटर वगैरह आता है, तो उसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड से ही लिखना है, इस साइड से, ठीक है। दूसरे साइड से नहीं लिखना है। दूसरे साइड से लिखने पर क्या होगा कि लेट सपोज आपका जो आंसर है वो लेटर है वो डबल पेज में आ रहा है, तो दूसरी तरफ पलट कर उसको देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको लेफ्ट साइड से लिखना ही स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा कि लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे, उसके बाद दूसरे साइड में अगर आपका थोड़ा बहुत आ रहा है तो दूसरे साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेटर जो पूरा होगा वो देखने में एक बार में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो देखने में भी सही लगेगा, ठीक है। तो खास करके जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आंसर होते हैं, लेटर है या फिर निबंध टाइप का कुछ है, ऐसे वगैरह, तो उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड वाले पेज से ही लिखना स्टार्ट करना है। और उसके बाद सबसे मेन और सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर जो है, सीरियल नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन नंबर को जो है वो इधर का उधर लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि इसके नंबर काटे जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि अगर मान लीजिए लेट सपोज आप आंसर को पैटर्न में नहीं लिखे हैं, सीरियल में नहीं लिखे हैं, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप इस तरीके से 20 क्वेश्चन है और उसमें पहले आप 17 लिख रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड का आंसर लिख रहे हैं, उसके बाद फिर 10 लिख रहे हैं, फिर 19 लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है कि सबसे मेन बात ये होता है कि 17 वाला मार्क्स आंसर जो है वो उसमें अलग मार्क्स का दिया गया है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है अलग मार्क्स का दिया गया है, 10 वाला अलग, 19 वाला अलग। तो कहने का मतलब है ये है कि यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं वो अलग अलग हैं, और इससे बार बार पेज को पलटना पड़ता है ना। क्वेश्चन पेपर के पेज को अगर एग्जामिनर पलटेगा, बार बार देखेगा, उसको इधर का उधर देखना पड़ेगा, तो उससे क्या होता है कि इरिटेट होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरीके से उसको क्वेश्चन जब बार बार इधर का उधर देखेगा तो आपकी कॉपी चेक करने में उसको परेशानी होगी, और अगर उसको परेशानी हो रही है तो फिर वो इरिटेट होगा, और सीधी सी बात है कि आपके नंबर जो है वो काट सकता है, कम कर सकता है ना। वो समझेगा कि आपको क्या है, सीरियल से आपने इसलिए नहीं लिखा जो कि आपको आ नहीं रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीरियल का ध्यान रखें, सीरियल का ध्यान रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ आंसर जो होते हैं वो नहीं आते रहते हैं, तो अगर आपको 1-2 आंसर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप पेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। चूँकि क्या होता है कि आपकी आधी कॉपी कभी नहीं चेक होती, सारे पेज पलटे जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर आप कॉपी में कुछ भी लिखे हैं तो वो जो है एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है तो आपके सारे पेज को देखेगा। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, एक पेज छोड़ दिए हैं तो वो फिर पेज नहीं पलटेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर कॉपी चेक हो रही है तो सारे पेज जो हैं वो पलट के देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी के पेज को पलटेगा नहीं। तो आप बीच में पेज छोड़ सकते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, अगर मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है तो इस तरीके से। और एक और तरीका है इसको सही से लिखने के लिए कि कभी-कभी क्या होता है कि जो पेपर होते हैं वो सेक्शन वाइज़ में दिए रहते हैं, खंड में दिए रहते हैं, है ना? तो उसमें क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए खंड का जो है पहला वाला खंड जो है वो आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे वाले खंड से लिखना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो एग्जामिनर जो होगा वो दूसरे वाले खंड से आपकी कॉपी चेक कर देगा, तो इससे उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप भी आसानी से लिख लेंगे। अगर मान लीजिए पहला वाला खंड थोड़ा सा टफ लग रहा है तो उसको बाद में कर सकते हैं आप, ठीक है। और सबसे मेन बात एक और है कि आप कॉपी को जब लिखना स्टार्ट कीजिए तो फर्स्ट पेज जो है वो बहुत बढ़िया से लिखिए। बहुत बढ़िया से लिखने का मतलब ये है कि बहुत टाइम वेस्ट करके मत लिखिए कि मतलब टाइम वेस्ट हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर शुरुआत में ही थोड़ा सा देखता है कि उस आपकी राइटिंग कैसी है, आप किस तरीके से कंटेंट को लेआउट किए हैं, किस तरीके से उसको मैनेज किए हैं, ठीक है।
किस चीज़ को कहाँ पर लिखे हैं, हेडिंग कैसे डालें, ये सब चीज़ें वो फर्स्ट पेज पे ही अक्सर देखता है, ठीक है। फर्स्ट पेज पर और लास्ट पेज पर वहाँ पर वो आपकी राइटिंग को एक तरीके से इवेल्यूएट करता है। तो वो चीज़ जो है आप फर्स्ट पेज लास्ट पेज पर इस चीज़ का ध्यान दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि पेपर जब ख़त्म होने वाला रहता है तो वो राइटिंग जो रहता है बहुत ज़्यादा बेकार कर देते हैं और शुरुआत में बहुत ज़्यादा अच्छा किए रहते हैं। तो ठीक है, शुरुआत में अच्छा करना है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन लास्ट में भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि लास्ट का जो आंसर हो, लास्ट में जो आप लिख रहे हैं वो भी थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए, ठीक है। उस पर भी एग्जामिनर ध्यान देते हैं। इसके बाद में एक और पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन जो है उसको नहीं लिखना है, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो एग्जामिनर जो रहता है अपनी जो उसके पास पेपर रहता है, पेपर से देखकर ही चेक करता है। वो आपके कॉपी के जो क्वेश्चन आप अगर लिखते हैं तो वो आपकी कॉपी के क्वेश्चन को नहीं देखता है। अगर वो मान लीजिए लिखे भी हैं आप, तो उससे वो इरिटेट होता है कि आपने क्वेश्चन उसका लिखा है, मतलब उससे पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, बीच बीच में अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिखना ही नहीं है, पहली बात। ये कोई रूल नहीं होता है कि आप क्वेश्चन को लिखिए एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। तो एग्जाम की कॉपी में क्वेश्चन को नहीं लिखना है। इससे कई प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है और क्वेश्चन लिखने भर का टाइम आपको नहीं दिया जाता है। आपको एग्जाम में केवल आंसर लिखने का ही टाइम दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन को लिख रहे हैं, इसका मतलब आप आंसर लिखने वाले समय से कटौती कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को कभी मत लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आंसर को ही लिखना है। अब हम इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन को किस किस तरीके से लिखना है। यानी मतलब आपके एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आ सकते हैं, ऑप्शनल आते हैं, या फिर वन वर्ड आंसर आते हैं, ये शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर आते हैं, ठीक है। टिक द करेक्ट जैसे आते हैं, ठीक है। वन लाइन में लिखने वाले आते हैं। तो इस तरीके के आंसर को किस तरीके से लिखना है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो लेट सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एमसीक्यू से, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अक्सर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें स्टार्टिंग में एमसीक्यू दिए रहते हैं, ठीक है। अभी आजकल क्या हो रहा है कि एमसीक्यू अक्सर ओएमआर पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ओएमआर वाला सिस्टम नहीं है उस एग्ज़ाम में आपके, तो आप एमसीक्यू को किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू को अगर लिखना है, यानी मतलब आपके जो आंसर हैं वो वन वर्ड वाले होने वाले हैं, वन वर्ड या टू वर्ड थ्री वर्ड ऐसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे ऊपर खंड डालना है, ठीक है। आपको कौन सा खंड का आंसर देना है उसको डालना है, ठीक है। इंग्लिश में है तो सेक्शन डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन या खंड डालना है। लेट्स सपोज खंड आ है तो खंड आ डालते हैं, और उसके बाद में इस तरीके से आप इसको बॉक्स में कर सकते हैं या फिर जैसे भी आप बनाना चाहें उसको बना दीजिए, लेकिन सिंपल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप एक सिंपल जो है वो गोला बना सकते हैं, जैसे भी करना है कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और ये देखने में भी लगे कि हाँ ये कोई बड़ी चीज़ लिखी गई है, कोई हेडिंग है, टॉप हेडिंग, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या होता है, खंड के बाद में क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है तो आप क्वेश्चन नंबर को बीच में ही डालिए, क्योंकि खंड के बाद में वो एक तरीके से हेडिंग ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका प्रश्न 1 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न 1 का आंसर अगर लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। अब प्रश्नोत्तर नंबर के बाद में क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं डालना है कि ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 तो है, ठीक है। अब प्रश्न 1 क्या दिया गया है उसको हमें नोट नहीं करना, बिल्कुल नहीं नोट करना। अब हमारे पास हो सकता है प्रश्न नंबर 1 में कई पार्ट दिए गए हों, का खा गा घा इस तरीके से करके दिए गए हों, ढेर सारे पार्ट, ठीक है। तो हमको क्या करना है, और ये सब लिखने से पहले हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें एक मार्जिन जरूर बना लेनी है, ठीक है। इस तरीके से हम एक मार्जिन बना लेंगे, है ना। मार्जिन बना के ही लिखेंगे, हो सके तो दोनों तरफ बना लीजिए, नहीं तो फिर एक तरफ भी बनाना काफ़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही लिखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए इधर आप एक मार्जिन बना लिए हैं, दूसरी मार्जिन आप इधर बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप मार्जिन बना लीजिए और उसके बाद में फिर आप इसके बीच में ही लिखिए। और ध्यान दीजिए कि आप जब ये मार्जिन बना लिए हैं दोनों तरफ, इसके बाद में जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ जो हेडिंग होते हैं उसको आप इसके बाहर लिख सकते हैं,
ठीक है। इसको आप एक लाइन की तरह से यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 है, इसका का आंसर लिखना है, तो हम आप यहाँ पर उत्तर का भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज इसमें प्रश्न नंबर 1 में कई पार्ट दिए गए हैं का खा गा, तो हम इस तरीके से हेडिंग डाल सकते हैं उत्तर और उसके बाद का, इसके नीचे लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फिर अब हम इसका आंसर जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब का वाला का आंसर अगर लिखना है, ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। और ध्यान दीजिए कि ये वाली जो लाइन है इसमें बहुत ज़्यादा सटा के मत लिखिए। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अगर मान लीजिए यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ से लिखिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए ये MCQ का आंसर है, ठीक है, MCQ वाला है, तो आपका छोटा छोटा 1 वर्ड का आंसर होने वाला है इसमें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इतना छोटा आंसर है इसका, 1 वर्ड में आपका ये कंप्लीट हो जाता है, तो आप उत्तर खा जो है वो आप यहाँ सब मत डालिए, यहाँ इसके सामने मत लिखिए। आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और उत्तर खा जो है उसके बाद में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर खा लिख देते हैं, है ना। मान लीजिए कि ये भी MCQ का आंसर है, आप उत्तर खा लिखिए, उसके बाद में फिर यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा और 2 वर्ड का आंसर हो जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब मान लीजिए ये आपका MCQ वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर आपको डाल देना है, बिल्कुल नहीं। ये जो है अगर मान लीजिए इसमें 8-10 क्वेश्चन थे, है ना, तो यहाँ पर हो सकता है आधा पेज से ज़्यादा ये भर जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूसरे पेज पर पलट जाना है। ठीक है, इस पेज में आप इस यहाँ पर प्रश्न उत्तर नंबर 2 नहीं डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थे, 2-3 पार्ट थे, ठीक है, 2-3 पार्ट थे और आपका हाफ पेज से भी कम में हो गया है, अगर हाफ पेज से कम में ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया है, तभी आप यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और उसको शुरू करने के लिए भी आपके पास थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, कम से कम 3 to 4 लाइन। ठीक है, 3 to 4 लाइन आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालने से पहले यहाँ पर छोड़ना है। ठीक है, सो यहाँ पर आप 2-3 लाइन जो है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद में ऊपर यहाँ पर नीचे फिर आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 जो है वो डालेंगे। ठीक है, आप बढ़िया से स्पेस छोड़कर यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल सकते हैं और उसके बाद में फिर ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 जो है, दूसरा वाला प्रश्न जो है वो छोटा आंसर है, तभी आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको बड़ा आंसर लिखना है, कहने का मतलब ये है कि आपको 4 to 5 लाइन में अगर या इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको इस पेज में, सेम पेज में आपको इसका आंसर लिखना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका आंसर जो है छोटा है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि आपका ये जो आंसर है ये इसी पेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इसी पेज में इसका आंसर कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका आंसर जो है 1 लाइन का है, 2 लाइन का है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है पैसेज में आंसर पूछे जाते हैं या इस तरीके के, या फिर छोटी सी डेफिनीशन होती हैं, इस तरीके से अगर कोई भी आंसर लिखना है तो आप इस तरीके से सिंपली यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालते हैं उसके एक लाइन छोड़ सकते हैं, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हैं। सो मान लीजिए कि आपका ये जो आंसर है वो कुछ लगभग 2.5 लाइन में होने वाला है, तो इस तरीके से हम 2.5 लाइन बना लेते हैं। लगभग मान लीजिए इस तरीके से लिख लिए हैं, है ना, 2.5 लाइन ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में इसको जो लिख रहे हैं इसकी लाइनिंग जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम सेम होना चाहिए। देखिए इधर जो आगे पीछे दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जितना भी दिख रहा है ये एकदम सेम टू सेम बराबर से लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम सीधे लाइन में होना चाहिए। आप जहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम सीधे में होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आपका आंसर है वो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर है, 1 मार्क्स का है, ठीक है, इस तरीके से 1 मार्क्स के आंसर हैं, तो आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं 2-2.5 लाइन में। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप के हैं या फिर 2 से 3 मार्क्स में अगर
क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आपको आंसर जो है जितने मार्क्स का हो उतने पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, आपको जितने मार्क्स का आंसर पूछा जाता है उतने पैराग्राफ में लिखना है। लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ गया, खास करके कि आपका जिसमें थ्योरी लिखना होता है हिंदी में या इंग्लिश में या इस तरीके से हिस्ट्री एसएसटी में, तो उसमें क्या होता है कि आपको जितने नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उतने पॉइंट लिखिए उसमें। ठीक है, अक्सर उसमें उतने पॉइंट लिखे जा सकते होते हैं। ठीक है, तो उसके मार्क्स भी उसी तरीके से डिवाइड किए जाते हैं कि आप उसमें कितने मार्क्स कितने पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कितने पॉइंट लिखे हैं, उससे उसी के हिसाब से आपको नंबर भी दिए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आप 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं इस तरीके से, ढाई लाइन के जितने भी बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो उसमें वर्ड लिमिट भी होती है ना। उस तरीके से आप उसमें जितने नंबर के क्वेश्चन होंगे आप लगभग उतने पैराग्राफ जरूर लिखिए। हाँ, वो हो सकता है कि आपके पैराग्राफ छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उतना ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने की कोशिश मत कीजिए, आपको इसीलिए वर्ड लिमिट भी दी जाती है कि आप इतने वर्ड के अंदर अपना आंसर जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जितने वैल्यूएबल वर्ड्स जो हैं वो लिख सकते हैं उसी को लिखिए। ठीक है, जो उससे रिलेटेड हों, इधर उधर की चीज़ें लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आंसर नहीं आ रहा है इस वजह से आप इधर उधर की चीज़ें लिख रही हैं, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको आंसर आ रहा है तो इधर उधर की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आप इस तरीके से आप 2 पैराग्राफ में इसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आंसर आपका सही है तो आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं आप तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करने से पहले अगर मान लीजिए उसमें पॉइंट ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए पॉइंट ही दिया जा रहा है तो आप इस तरीके से उसके आगे स्टार वगैरह बना सकते हैं या फिर नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नंबरिंग उसमें है तो आप नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से स्टार बना सकते हैं ताकि लगे कि हाँ आप 2 पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट उसमें नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन होता है उसमें पॉइंट नहीं दिया रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर जगह आपको पॉइंट ही ढूंढ के लिखना रहेगा। ठीक है, हर आंसर में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो आंसर है वो डबल पैराग्राफ में, ट्रिपल पैराग्राफ में इस तरीके से वो सेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ रहा है तो आप इसी तरीके से पैराग्राफ वाइज करके ही लिखिए। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट। जैसे क्वेश्चन का आंसर अगर लिखना होता है तो फिर उसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आंसर का नंबर डालना है। ठीक है, मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, तीसरे प्रश्न का आंसर है तो लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर नंबर 3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, लेट सपोज आपका ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उसमें फिल करना है कुछ भी, तो आपको कुछ नहीं करना है। उसमें का खा गा इस तरीके से कुछ दिया गया होगा ABCD, तो आपको जो भी दिया गया है ABCD का खा गा जो भी दिया गया है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है बाहर। ठीक है, और उसके बाद में इसका जो भी आंसर है, जैसे आप MCQ वाला किए थे वैसे ही करना है। आपको पूरा सेंटेंस नहीं उतारना है कि उस सेंटेंस में पूरा दिया गया है उसके बाद उसमें फिल करना है उसके बाद फिर सेंटेंस है, तो इस तरीके से पूरे सेंटेंस को लिखने का कोई मतलब नहीं होता। आप ए डालिए, का खा गा जो भी दिया गया हो उसको डालिए और उसके बाद में आपका जो भी वर्ड उसमें लिखना है आप उस वर्ड को लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपको पूरा सेंटेंस लिखकर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर A लिखिए, B लिखिए, C लिखिए, इस तरीके से जितने भी दिए गए हैं आप उसको लिख डालिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको टिक द करेक्ट का दिया गया है, ट्रू फॉल्स का दिया गया है, इस तरीके से कोई अगर आंसर आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसका ऑप्शन का नंबर डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, का खा गा करके दिया गया है, उसमें सही गलत का निशान लगाना है इस तरीके से, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से A लिखना है, A वाला अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, इस तरीके से टिक करना है तो टिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें पूरा सेंटेंस लिखना है फिर उसके बाद टिक करना है, ऐसा नहीं करना है आपको। बस केवल जो भी उसका आंसर आने वाला है, जो भी होने वाला है सही गलत, उसको टिक कर देना है। ठीक है,
उसके बाद में एक होता है, अक्सर आता है मिलान करने वाला, है ना, मैच करना, मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आता है कि इधर दिया गए रहते हैं कुछ टर्म और इधर कुछ टर्म दिए गए रहते हैं, उसमें क्या होता है, उसको मैच कराना होता है। ठीक है, तो मैच कराने वाले क्वेश्चन को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ABCD करके दिए गए हैं, कुछ 1 2 3 करके कुछ दिए गए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेट सपोज A का जो है C से मैच हो रहा है, A का थर्ड से मैच हो रहा है, तो आपको A का लिखना है, उसके सामने कुछ दिया गया होगा उसको आपको लेना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए A का C से मैच हो रहा है तो C को ऐसे यहाँ लिख कर ऐसे मैच नहीं कराना है, आपको C को A के सामने लिखना है। ठीक है, A का अगर मान लीजिए C से मैच हो रहा है तो आपको C यहाँ पर सामने लिखना है, और उसके बाद में इसका जो भी दिया गया है उसको इसके सामने नोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से मैच कराना है। अगर मान लीजिए फिर B है तो B को लिखना है, उसके सामने जो भी आ रहा होगा उसको लिखना है, और उसके सामने ही लिखना है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से तिरछे तिरछे करके इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, चेक करने में भी दिक्कत होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सो आई होप आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये चीज़ें बढ़िया से समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया से कीजिए। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं। अब जो है एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो बढ़िया से होनी चाहिए, और उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट।